हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ने से पहले हम ये ध्यान देंगे कि इसको बनाया कौन था। इससे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसको बनने में टोटल समय लगे थे 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में समय लग गया था। अब बात यह है कि इसको बनाया कौन था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। तो सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म करने का जो आइडिया था, सबसे पहले वह दिया गया था एम एन रॉय की तरफ से 1934 में, और ये स्वराज पार्टी के थे। ठीक है, 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय ये आइडिया दी थी कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। उसके लिए एम एन रॉय का सबसे पहले आइडिया आया था 1934 में, और ये स्वराज पार्टी के थे। ये याद रखिएगा 1934 में। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन हुआ था। तो वो इलेक्शन कब हुआ था? तो वो इलेक्शन हुआ था 1946 में। इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इन 1946। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी उसके जो मेंबर्स होंगे वो तो इलेक्शन के थ्रू ही इलेक्ट किए जाएंगे ना। कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रहेगा जो कि फ्रेम करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसके लिए जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 1946 में। अब इलेक्शन होने के बाद पहला सेशन कब हुआ था असेंबली का? तो फर्स्ट सेशन ऑफ द असेंबली हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। तो 94 में पहले 34 में 1934 में पहले आइडिया आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी चाहिए। उसके बाद उसके मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए 1946 में इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन होने के बाद जब कमेटी बन गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई थी, तो पहला सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। उस वक्त इसको प्रिसाइड किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो एक टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, स्टार्टिंग में जब सेशन हुआ था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट। तो 11 तारीख को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर लिया गया था प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या करती है? 22 कमेटी बनाती है, जिसमें से एक होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। और इनके लीगल एडवाइजर कौन थे उस टाइम? तो वो थे बी एन राव। बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज ए लीगल एडवाइजर। उसके बाद है ड्राफ्टिंग कमेटी वाज मेड फॉर 141 डेज। 141 दिन के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया था 25 नवंबर 1949 में। ठीक है, फॉर अप्रूवल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 25 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था, और 25 नवंबर को ये जवाहरलाल नेहरू को हैंड ओवर कर दिए थे फॉर अप्रूवल। और 26 नवंबर को 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। यह दिन क्यों चुना गया था? इस दिन को 26 जनवरी 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जहां पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। तो उस दिवस को मनाने के लिए, लाहौर सेशन को मनाने के लिए 26 जनवरी का डेट चुना गया था। तो 26 जनवरी 1950 में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था बन के तैयार हो चुका था, और उसको फोर्स में लाया गया था। बन के तैयार तो हो गया था 25 नवंबर 1949 को, हैंड ओवर हो गया था। 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, और ये फोर्स में आया था 20 नवंबर 1950 में। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उस वक्त उसमें थे 395 आर्टिकल, जो कि अब 470 के अप्रॉक्स हो गए हैं। उस टाइम था 22 पार्ट, अब ये 25 पार्ट है। उस टाइम थे 8 शेड्यूल, अब ये हो गए हैं टोटल 12 शेड्यूल। ठीक है, अब बात करते हैं हम सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सबसे पहला जो रटा हुआ होता है सबको, वह है इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा और लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि बस इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, बाकी किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ इट इज़ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। अब इसमें क्या है कि रिटन का मतलब ये नहीं है कि लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, और अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ मुँह जवानी है। तो मुँह जवानी कुछ नहीं होता, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन मुँह जवानी नहीं होता, हर जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ये कोडिफाइड होता है,
सिर्फ जो हमारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको रटना नहीं है एक एक चीज़ को, समझिएगा। समझेंगे तो क्या होगा कि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को आंसर करने में आसानी होगी। तो चीज़ों को थोड़ा समझ समझ के याद रखिए, बस रट मत लीजिए कि लेंदियस है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, बाई कैमरल है, फंडामेंटल राइट्स है, ये सब नहीं। अब थोड़ा समझ के याद कीजिएगा। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है हमारा? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड है, यानी कि सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ है उसको। हमको पता है कौन से आर्टिकल में, कौन से पार्ट में या कौन से शेड्यूल में क्या चीज़ दिया हुआ है। शेड्यूल ये है, पार्ट ये है, और कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ है अच्छे से मेंशन किया हुआ है। इस शेड्यूल में ये पार्ट है, इसमें याला कॉन्स्टिट्यूशन याला आर्टिकल मेंशन किया हुआ है। लेकिन वही अनरिटन का मतलब ये होता है कि हैव नॉट बीन कोडिफाइड और सिस्टमेटिकली अरेंज्ड इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट। जैसे कि उत्तराखंड बोल रहा हूँ, यूके का और न्यूजीलैंड का, इनके यहाँ कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ना ही हर चीज़ कोडिफाइड किया हुआ है। वो बस लिखा हुआ है कि ये चीज़ होता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से जुडिशरी इंटरप्रेट करती है उसको। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हर चीज़ कोडिफाइड किया हुआ है, अच्छे से कोडिंग के हिसाब से रखा गया है कि मतलब हाँ, इस पार्ट में इस आर्टिकल के नंबर, ये आर्टिकल है, इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक। ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अनरिटन में क्या होता है, सुप्रीमेसी यहाँ पे पार्लियामेंट को दी जाती है कि जो पार्लियामेंट कहेगा वही होगा। मतलब कि अगर पार्लियामेंट कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव आना चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि वहाँ के पार्लियामेंट सर्वोपरि होती है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सर्वोपरि माना जाता है, पार्लियामेंट उसके अधीन है, ठीक है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। हमारा जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, पार्लियामेंट पे नहीं चलता। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह रिटन है और कोडिफाइड है, लेंथीएस्ट है, ठीक। ये फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये है कि इंडिया जो है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चला रहा है। यानी कि अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिस्टम के, दो टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। तो ये जो है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और यहीं अगर इसकी बात करें तो ये है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक होता है नॉमिनल हेड, सबको पता है एक नॉमिनल हेड होता है, एक रियल हेड होता है। हमारे इंडिया में क्या होता है, नॉमिनल हेड किसको कहते हैं? तो हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है। वहीं हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पीएम, हमारे यहाँ पीएम जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, वो रियल हेड होते हैं ना। जहाँ भी जाना होता है प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जो भी पब्लिक अनाउंस करना होता है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट के हेड है, यानी कि कंट्री के, यहाँ पे स्टेट कंट्री को कहा जा रहा है। तो दो टाइप के हेड होते हैं, एक होते हैं हेड ऑफ स्टेट जो कि नॉमिनल होते हैं, एक होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट जो कि रियल हेड होते हैं। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में नॉमिनल हेड कौन है, वो है प्रेसिडेंट, और यूके में है क्राउन। वहीं अगर हम रियल हेड की बात करें तो हमारे रियल हेड कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही यूके में भी रियल हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, अगर कहीं पे भी अगर आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चलती है, जैसे कि यूएसए हो गया, वहाँ पे प्रेसिडेंट सबसे हेड होते हैं। तो उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट दोनों सेम होते हैं। इनमें सेपरेशन ऑफ पावर होता है, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग पावर हैंडल करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर मस्ट बी द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वही लोग लेजिस्लेचर होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव कांट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं, लेजिस्लेचर अलग होते हैं। अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया है तो एग्जीक्यूटिव चाहेगा तो उसको पास नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। तो जो लॉ बन जाता है एक बार, उसको एग्जीक्यूटिव पास करवा देते हैं। तो इसलिए कहा गया है हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म पे चलता है। तीसरा है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इसमें दो पार्ट है, सेंटेंस में दो मीनिंग है। पहला है फेडरल सिस्टम, जिसको सबको पता है फेडरल सिस्टम में दो होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। उसके बाद लिखा है विथ यूनिटरी बायस, यानी कि इंडिया की बात कर रहा है। अब ये कैसे कह रहा है आपको समझाता हूँ। अगर हम लोग बात करें बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला एक होता है यूनिटरी, एक होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम सबको मालूम है, जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। वही जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि जो पावर होता है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है सेंटर के पास, जिसमें जो सेंटर होता है वो स्ट्रांग होता है। बाकी स्टेट के पास इतने पावर नहीं होते। जैसे चाइना की बात कर लीजिए, वहाँ का सेंटर बहुत स्ट्रांग है। फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इनका सेंटर इतना स्ट्रांग है कि पावर स्टेट के पास कोई पावर नहीं होता। स्टेट अपना जो पावर है वो सेंटर के हाथ में रखती है और सबको सेंटर चलाता है। उसको कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, जहाँ सेंटर के पास सारा अधिकार है। वहीं अगर हम फेडरल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सेंटर का अपना अलग पावर होता है
और स्टेट का अपना अलग पावर होता है। जैसे यूएसए की बात करें तो यूएसए का जो स्टेट्स होते हैं ना वो कभी भी सेंटर को आंख दिखा देते हैं। यूएसए में हर स्टेट का अपना अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना अलग एक झंडा है, आप यहाँ देख भी सकते हैं फिगर में, ठीक है। लेकिन हम इंडिया की बात करें, यहाँ एक और सेंटेंस क्या लिखा था, यूनिटरी विथ यूनिटरी बायस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक रियल जो फेडरल होता है ना, रियल फेडरल, उसमें क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि हमारे पास है, हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भी काम होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ड पे होता है, ठीक। दूसरा क्या करा है, डिवीजन ऑफ पावर, तो हमारे यहाँ डिवीजन पावर है। 7 शेड्यूल कहता है कि हमारे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, सब लोग अपना अपना अलग अलग पावर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में अगर स्टेट भी किसी लॉ के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर कानून बना रहा है और यूनियन भी बना रहा है तो उसमें यूनियन का लॉ माना जाएगा, स्टेट का लॉ नहीं माना जाएगा। उसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक। ये सब जो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है ये एक रियल फेडरेशन का फीचर्स हैं जिसको इंडिया फुलफिल करता है अच्छे से, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ भी है और चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन मानता है और वही सुप्रीमेसी होती है हमारे यहाँ। डिवीजन ऑफ पावर भी है क्योंकि हमारे स्टेट के पास भी अपने पावर हैं, सेंटर के पास भी अपने पावर हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, हमारे पास 2 हाउस हैं, चाहे वो स्टेट की बात करें चाहे सेंटर की बात करें। कुछ कुछ स्टेट्स में 2 हाउस हैं और सेंटर में तो हमारे 2 हाउस है ही, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारा जो जुडिशरी है वो पार्लियामेंट से अलग है, ठीक। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये राइट दिया है जुडिशरी को कि आप पार्लियामेंट से अलग हैं, पार्लियामेंट कभी भी चढ़ नहीं सकता हमारे जुडिशरी के ऊपर, हमारे कोर्ट्स के ऊपर, लेकिन कोर्ट्स कभी भी चढ़ सकती है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट को कोर्ट अपने कटघरे में खड़ा कर सकता है लेकिन कभी भी गवर्नमेंट कोर्ट को अपने कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती है। तो ये एक ट्रू फेडरल के फीचर्स होते हैं जिसको इंडिया अच्छी तरह से फुलफिल कर रहा है सारे फीचर्स को, इसलिए हम कहते हैं इंडिया एक ट्रू फेडरल है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इंडिया जो है एक यूनिटरी बायस है। क्यों है, क्योंकि स्टेट के पास एक अपना पावर दिया गया, उनके पास एक पावर है, यानी कि हम फेडरल तो हैं लेकिन यूनिटरी बायस क्यों है, क्योंकि वो जो पावर है उसके पास वह पावर कुछ लिमिटेड तक ही है, कुछ लिमिट है उस पावर के। स्टेट के पास इतना अपना पावर नहीं है कि वो चाहे तो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, अपना अलग झंडा बना ले या इंडिया से वो बाहर हो जाए, कुछ भी करने की उसके अंदर पावर नहीं। जैसे भी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे केजरीवाल सिंगापुर जाने वाले थे, वो एक स्टेट के सीएम है, स्टेट में नहीं यूनियन टेरेटरी के सीएम है, लेकिन वो नहीं जा पाए। क्यों, क्योंकि उनको सेंटर से मंजूरी नहीं मिली। तो इतना पावर रखता है हमारा सेंटर कि हर स्टेट को कंट्रोल कर सके, लेकिन स्टेट के पास भी अपने एक पावर है, यानी कि हम फेडरल तो दिखा रहे हैं कि हम फेडरल भी हैं लेकिन साथ में हमारा जो सेंटर है यूनिटरी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम कहते हैं फेडरल विथ यूनिटरी बायस, यानी कि हमारा झुकाव जो है वो सेंटर की तरफ है लेकिन हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं इंडिया क्या है, इंडिया एक क्वासी फेडरल है, रियल फेडरल नहीं है इंडिया, इंडिया बस एक क्वासी फेडरल है, ठीक है। ये भी एक हमारा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन विथ फ्यू रिजिड प्रोविजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जितना फ्लेक्सिबल है उतना ही रिजिड भी है। ऐसा क्यों है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो अगर बात करें फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो इससे मालूम पड़ता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं ऐसे हैं जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी हो जाते हैं। सिंपल मेजॉरिटी अगर वोट कर रही है तो उस वोटिंग के सिस्टम पे हम हल्का फुल्का अमेंडमेंट कर देते हैं। तो हम कह रहे इतना कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही अमेंडमेंट हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे आर्टिकल 3 कहता है क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट, अब नए स्टेट को बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की वोटिंग से हो जाता है। ये देखिए हमारे इसको कहते हैं यूनिटरी बायस, यानी कि हम फ्लेक्सिबिलिटी इतना फ्लेक्सिबल है कि स्टेट एक नया स्टेट बना दिया, एक स्टेट को चीर के, एक किसी पर्टिकुलर स्टेट को चीर के हम नया स्टेट बना रहे हैं और उसको हम कह रहे हैं कितना फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कितने आराम से बन गया। तो समझ रहे हैं, इसी को कह रहे थे ऊपर वाले पॉइंट में ही कहा था कि फेडरल है लेकिन यूनिटरी हमारा बायस है, हमारा जो सेंटर है वो स्ट्रांग है, इसीलिए क्योंकि क्रिएशन ऑफ स्टेट को भी हम लोग एकदम सिंपल फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल के रखे हैं। दूसरा है आर्टिकल 5 सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हम बस सिंपल मेजोरिटी के साथ लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर हम रिजिड प्रोविज़न की बात करें तो इसमें कौन कौन सा आता है, देखिए अमेंडमेंट विद द स्पेशल मेजोरिटी। अगर हमको अमेंडमेंट चाहिए तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके लिए हमको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी की वोटिंग से ही वो हो पाएगा अमेंडमेंट। जैसे आर्टिकल 54, 55 यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसलिए हम कहते हैं ये बहुत, अगर उसको आपको बदलना है कि इस प्रोसेस को बदलो आप, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसेस दिया हुआ है आर्टिकल 54, 55 में कि एक इलेक्शन प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस तरह से होना चाहिए, अगर आपको उस प्रोसेस को बदलना है
तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेके आना पड़ेगा, लेकिन उस चेंज को लाने के लिए आपको फिर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जो कि स्पेशल मेजोरिटी पाना इतना आसान नहीं होता। इसलिए इसको कहते हैं कि बहुत रिजिड प्रोविज़न है यार, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो करा रहा है, जो प्रोसेस है, उसको अगर बदलाव चाहिए तो बहुत तगड़ा एक अलग सा मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, वो हो नहीं पाएगा। तो कितना रिजिड है ना ये चीज़, कि आप कैसे बदल देंगे प्रोसेस ही। तो इसी को कह रहा है कि रिजिड प्रोविज़न भी है और हमारे पास फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न भी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑल्सो इंटीग्रेटेड। ये इंडिपेंडेंट ना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया है, ये है इंडिपेंडेंट। तो नेक्स्ट कह रहा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑल्सो इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट दो अलग अलग चीज़ें, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। इंटीग्रेटेड का मतलब ये हो गया कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से अलग और एक दूसरे के ऊपर है। अब इनका अपना अलग खेल चल रहा है, इनसे गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में कुछ हुआ तो वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में कुछ हुआ तो वो सीधे हाई कोर्ट, मतलब जिस स्टेट का हाई कोर्ट होगा वहाँ के ये गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो नहीं, ये वहाँ के गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी, वो सेंटर के कोर्ट के पास जाएगी। इसको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड, मतलब कि ये इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से लिंक है। डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ये स्टेट लेवल पे होता है, और ये सेंटर लेवल पे होता है। हाई कोर्ट जब भी सुनेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का सुनेगा, जो कि सेंटर लेवल पे बैठा है, ना कि गवर्नमेंट का सुनेगा कि स्टेट गवर्नमेंट किसकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है। उसको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये एक दूसरे से लिंक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, इसलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड। दूसरा इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है? इसको जो डिसीजन सुनाना है वो डिसीजन ही सुनाएगा, इसको जो डिसीजन सुनाना है वो सुनाएगा, इसको जो सुनाना है वो सुनाएगा। इन तीनों को गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ना कि पार्लियामेंट से कोई लेना देना है। यह पार्लियामेंट के बेस पे अपना डिसीजन नहीं सुनाता है, ये पार्लियामेंट कोर्ट के डिसीजन पे अपने लॉज या कुछ बनाता है। अगर कोई पार्लियामेंट या कुछ ऐसा लॉ बनाता है जो कि फंडामेंटल जो राइट्स हमारे हार्म कर रहा है, तो गवर्नमेंट, ये जो कोर्ट है, उस लॉ को नल या वॉइड कर देगी और साइड कर देगी, कह देगी ये लागू ही नहीं होगा। कोर्ट के पास इतना पावर, इसलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट है ये। उसके बाद है कि ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग सोर्स से लिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछता भी है कि कौन सा चीज़ कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। पहले सबसे पहला जो सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस सोर्स से हम लोगों को बहुत सारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेना पड़ा था, जिसमें से सबसे पहले था ऑफिस ऑफ द गवर्नर। आज हम लोग जो देखते हैं हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नर होते हैं, तो ये गवर्नर वाला जो प्रोसेस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया था। दूसरा आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। उसके बाद है आइडिया ऑफ फेडरल कोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम ये पढ़े थे कि एक कोर्ट बनाने का प्रोविज़न भी आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कि फेडरल कोर्ट होना चाहिए जो कि सुप्रीम होगा, ठीक है। इंपीरियल कोर्ट बनेगा जो कि सुप्रीम होगा। तो कोर्ट वाला सिस्टम भी अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि फेडरल कोर्ट का जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। दूसरा यूके के गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए हैं, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूके से लिया हुआ है। सिंगल सिटीजनशिप भी यूके से लिया हुआ है। रूल ऑफ लॉ, सिविल सर्विस, इलेक्शन सिस्टम, ऑफिस ऑफ सीएजी और रिट जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। याद रखिए इन सब चीज़ों को हम यूके से लिए हैं। उसके बाद यूएसए से क्या क्या लिए हैं, देखिए यूएस से लेने वाला सबसे पहला चीज़ है आइडिया ऑफ प्रियम्बल। जो हमारा प्रियम्बल है ये हम यूएसए से ही लिए हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फिर है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। उसके बाद है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी रहेगा, ये हम यूएसए से लिए हैं। उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अपर हाउस। हम लोग देखते हैं अपर हाउस में हमेशा वेंकैया नायडू जी बैठते रहते हैं, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे अभी तक, वो बैठते थे। तो ये जो प्रोसेस है ना कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपर हाउस का चेयरमैन होगा, ये चीज़ भी हम लोग यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं, ठीक है। फिर है टर्म्स ऑफ अपर हाउस, जो मेंबर्स होते हैं अपर हाउस के उनके कितने साल का टर्म्स होगा, ये भी हम लोग यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। वहीं जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है इसको भी हम लोग यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जबकि ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए नॉट मेंशन बट प्रैक्टिस इन यूएस, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखा हुआ। अब कनाडा से क्या क्या लिए हैं हम लोग, तो कनाडा से लिए हैं फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे जो फेडरेशन है ना कि स्टेट के साथ हम फेडरल तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा, ये चीज़ हम लोग कनाडा से सीखे थे। अभी ऊपर हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे, तो वो जो चीज़ है
कि स्टेट हमारे साथ फेडरेशन में तो रहेगा कि हमसे जुड़ के तो रहेगा, लेकिन ज़्यादातर पावर जो है, झुकाव जो है हमारा, वो सेंटर की तरफ रहेगा। ये चीज़ हम लोग कनाडा से सीखे थे। आयरलैंड से क्या क्या लिए हम लोग, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो DPSP है हमारा, वो आयरलैंड से लिया हुआ है। द मैनर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, अभी आर्टिकल 54 और 55 हम लोग देख रहे थे कि जो कि एक रिजिड प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हम लोग लिए आयरलैंड से। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, DPSP और मैनर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन, इसको लिया गया है आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। अगर हम फेडरल हैं तो हमको इंटर स्टेट ट्रेड करने का फ्रीडम भी होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। और उसके बाद क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट भी ऑस्ट्रेलिया का है। और एग्जाम में अक्सर कॉन्करेंट लिस्ट ही पूछता है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया है ये कहाँ से आया है। तो याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉन्करेंट लिस्ट, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरा है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल में जो वर्ड जोड़े गए हैं, ये तीनों वर्ड कहाँ से लिए गए हैं, तो ये फ्रांस से लिए गए हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड फ्रांस से लिए गए हैं। एक और है, इमरजेंसी का प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है। वैसे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 का प्रोविज़न है, जो कि फाइनेंशियल वाले को छोड़ के बाकी सारा जो है वो जर्मनी का है, जर्मनी से लिया हुआ है। लेकिन अगर ऑप्शन में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑप्शन में जर्मनी नहीं होता है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लगाइएगा इमरजेंसी के लिए। और अगर जर्मनी दिया हुआ है तो आप जर्मनी लगाइएगा, ठीक है। बाकी जो है इनको याद कर लीजिएगा, यहाँ पे जितने सारे दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट सारे यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी तो आप लोग देख लेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।